देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अतुल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात बारिश के साथ ही साथ गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी कि चार दीवारी के भीतर ना तो सोया जा रहा था और ना ही अशोक ऊपर से लाइट भी नहीं थी, जिस कारण मैं गर्मी से बचने के लिए दरवाज़ा खोलकर खड़ा था कि तभी अशोक बोला, यार चल एक बार बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं मेरी ऑटो से। उस वक्त गर्मी लगने के साथ ही साथ मैं काफ़ी बोर भी हो रहा था, जिस कारण मैंने अशोक से कहा, हाँ चल, कब से मैं भी बोर हो रहा हूँ। मेरे हाँ बोलने के बाद हम दोनों ऑटो में बैठकर निकल पड़े हवा खाने और बोरियत दूर करने के लिए। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी और बारिश भी काफ़ी हो रही थी, जिस कारण सड़क पर गाड़ियों ना के बराबर दिखाई पड़ रही थी। हम भी मज़े से आगे बढ़े जा रहे थे। तभी अशोक ने ऑटो को एक मोड़ से राइट ले लिया, जिस पर मैंने अशोक से कहा, अरे इधर कहाँ, लेफ़्ट जाना था ना। तो इस पर अशोक बोला, क्या करेगा लेफ़्ट जाकर, रोज़ तो उधर ही जाते हैं, आज राइट चलते हैं। इस पर मैंने अशोक से कहा, अच्छा ठीक है, तू जानता है ना ये रास्ता कहाँ जाता है। जिस पर अशोक ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं कहाँ जाता है, लेकिन हवा अच्छी है और ठंडी हवा चल रही है इस रास्ते पर। अशोक की बात सुनकर मुझे भी लगा कि अशोक ठीक ही बोल रहा है। इस रास्ते पर हवा तो काफ़ी अच्छी चल रही है। जिसके बाद मैं कुछ ना बोलकर आगे देखने लगा। मगर एक बात यह भी थी कि ये रास्ता बिल्कुल वीरान था। दूर दूर तक हमारी ऑटो के अलावा और कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। रोड के दोनों तरफ बहुत घने जंगल थे। इन सभी बातों को इग्नोर करके गाने के धुन पर गुनगुनाते हुए अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी एक आदमी जंगल से निकलकर रोड के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया, जिसे बचाने के चक्कर में अशोक ने जोर से ब्रेक मारा, जिससे अशोक का सर एकदम स्टीयरिंग से जा टकराया। मैं भी एकदम से चौंक गया। फिर होश संभालते ही मैंने अशोक की ओर देखा तो वो अपना सिर पकड़कर करहाए जा रहा था। जिस पर मैंने अशोक से कहा, तू ठीक है ना अशोक, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना। जिस पर अशोक ने अपना सिर मसलते हुए जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जब हम दोनों ने सामने देखा तो वो आदमी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। मगर वो आदमी कौन था और रास्ते पर इस तरह आया क्यों? आया तो आया, मगर अचानक गायब कैसे हो गया? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पर हम ऑटो से बाहर निकले और इधर उधर देखने लगे, लेकिन हमें कहीं दूर दूर तक वो आदमी तो क्या, कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। जिसके बाद भी हम वापस ऑटो में आए। अब बारिश काफ़ी हल्की हो चुकी थी। चोट लगने के कारण अशोक और मेरा भी मन वापस घर जाने का कर रहा था। अभी अशोक ऑटो स्टार्ट करने जा ही रहा था कि तभी हमें दाईं साइड के जंगल में काफ़ी तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सुनते ही वो आवाज़ किसी आदमी की लग रही थी, मानो कोई आदमी काफ़ी दर्द में चिल्ला रहा हो। इस पर अशोक ने कहा, भाई लगता है कोई आदमी मुसीबत में है। इस पर मैंने कहा, चिल्लाने की आवाज़ से तो वैसे ही लगता है, हो सकता है ये वही आदमी होगा। जिस पर अशोक ने कहा, हाँ यार हमें चलकर देखना चाहिए। जिसके बाद हम दोनों वापस से ऑटो से उतरकर उस आवाज़ की ओर जंगल में चले गए। जंगल बाहर की सड़क से भी ज़्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से जंगल में पहली बार मैंने इतने सन्नाटे को महसूस किया, मानो पूरा जंगल रात के अंधेरे में सो रहा हो। बस उस चीखने की आवाज़ के अलावा एक भी आवाज़ हमारे कानों में नहीं आ रही थी। हम जल्दी जल्दी उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़े जा रहे थे। अभी हम चल ही रहे थे कि तभी अशोक ने कहा, भाई काफ़ी अंधेरा और सन्नाटा है, हमारा जाना ठीक तो होगा ना। इस पर मैंने कहा, जब आ ही गए तो अब चलकर देख लेते हैं कि आखिर क्या माजरा है। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि वो वही आदमी है जो उस वक्त रास्ते के बीच में आया था, और वही आदमी पेड़ के नीचे खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था।
ये देखकर हम भागते हुए उस आदमी के पास गए। तो उस आदमी के पास पहुंचकर हम काफ़ी चौंक से गए, क्योंकि उस आदमी का एक पैर किसी ने एक बड़े से कील से उस पेड़ पर ठोक दिया था। ये देखकर हम काफ़ी हैरान हुए। अभी मैं ये देख ही रहा था कि तभी अशोक ने दूसरी तरफ से अपने हाथ का इशारा करके कहा, वो देख भाई। मैंने जब अशोक के हाथ की ओर देखा तो मैं चौंकने के साथ साथ सहम सा गया, क्योंकि ठीक उस आदमी के पेड़ के सामने वाले पेड़ में उसी आदमी की तरह एक पुतले के पैर में भी पेड़ के साथ कील ठुका हुआ था। ये देखकर मैं समझ गया कि दाल में कुछ तो काला है। अभी हम वहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी एक औरत पेड़ से उतरकर हम सामने आकर खड़ी हो गई। उस औरत का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। ये देखकर हम समझ गए कि यह औरत कोई चुड़ैल है, और उस चुड़ैल ने एकदम से हम दोनों को पकड़ लिया और भारी सी आवाज़ में बोली, तुम दोनों को भी आज मैं इस तरह पेड़ में लटका कर मार डालूंगी। और इतना बोलकर उस चुड़ैल ने हमें भी टांग कर पेड़ की तरफ ले जाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, और मेरे पाठ करते ही उस चुड़ैल ने हमें एकदम से छोड़ दिया। जिसके बाद हमने किसी तरह उस आदमी का भी पैर छुड़ाया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वहाँ से भाग गए। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। एक शाम की बात है। ठंडी के मौसम में मैं अपने घर पर रजाई में दुबका हुआ था। इतने में ही मेरे फ़ोन की रिंग बजने लगी। हालांकि रजाई छोड़कर उठने का मेरा ज़रा भी मन नहीं था, मगर हो सकता है कोई ज़रूरी कॉल हो। यही सोचकर मैं बिस्तर पर से झाड़कर उठा और फ़ोन के पास गया तो पाया कि मेरे दोस्त रमन का कॉल है। रमन और मैं हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। रमन मेरे से उम्र में काफ़ी बड़ा है। खैर, मैंने कॉल रिसीव किया तो सामने से रमन बोला, और कैसा है तू, सब बढ़िया? इस पर मैंने कहा, हाँ हाँ सब बढ़िया चल रहा है, तू बता। इस पर रमन बोला, भाई मुझे तेरे से कुछ काम था, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। दरअसल मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा था, उन्हें मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, और तू तो जानता है मेरी नाइट ड्यूटी है। बस तू एक रात के लिए मेरी ड्यूटी करेगा, रात भर माँ के पास मैं रुक जाऊँगा। चूँकि रमन मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था और फिलहाल मुसीबत में था, इसलिए मैं उसे ना नहीं बोल पाया। मेरे से हाँ का जवाब सुनते ही रमन ने शुक्रिया बोलकर फ़ोन रख दिया। मैंने दोस्ती के नाते रमन को हाँ बोल तो दिया था, मगर कहीं ना कहीं मुझे घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि रमन का काम ही कुछ ऐसा था। दरअसल रमन तब एक मुर्दा घर में पहरेदारी का काम किया करता था। मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं ये काम सही से कर भी पाऊंगा या नहीं, पर अब बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा। लिहाजा मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचना ठीक नहीं समझा और रात होने का इंतज़ार करने लगा ताकि रमन की ड्यूटी के टाइम पर मैं निकल जाऊं। रमन की ड्यूटी रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक की थी। सबसे पहले तो मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई, मगर सबने मुझे साफ तौर पर रमन का काम करने से मना कर दिया। लेकिन मैं नहीं माना। एक वक्त पर रमन भी मेरे काफ़ी काम आया था, तो अब मेरी बारी थी दोस्ती साबित करने की। रात के तकरीबन 8:45 बजे तक मैं उस मुर्दा घर की तरफ निकल गया जहां रमन काम करता था। चूँकि मेरे घर से वो मुर्दा घर 15 मिनट की दूरी पर था, तो मैं ठीक रात के 9 बजे तक उस मुर्दा घर के बाहर खड़ा था। वो मुर्दा घर जिस जगह पर था वहाँ आसपास और कुछ भी नहीं था सिवाय घने जंगल के। मुर्दा घर के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी
और उसी कुर्सी के ऊपर एक मैला सा चादर रखा हुआ था। शायद वो चादर ठंड से बचने के लिए था, लिहाजा मैंने उस चादर को उठाकर अपने ऊपर डाल लिया और उसी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी के 4 पैरों में से एक पैर थोड़ा टूटा हुआ था, इसलिए कुर्सी बार बार झूले की तरह हिल रही थी। पता नहीं रमन पूरी रात इसके ऊपर कैसे बैठा रहता होगा। ये ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था। एक तो सर्द की रात, ऊपर से जो हवाएं चल रही थी वो ना सिर्फ बदन के ऊपर बल्कि शरीर के अंदर हड्डियों को भी कांपने पर मजबूर कर दे रही थी। मुझे लग नहीं रहा था कि अगर ऐसी ही ठंड लगती रही तो मैं कल सुबह तक जिंदा बच भी पाऊंगा। वो मैली सी चादर मुझे उसके आर पार दिख रहा था, तो फिर वो मुझे ठंड से कैसे बचा पाएगी, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने जेब से एक सिगरेट निकाला और दूसरी जेब से लाइटर निकालकर सिगरेट जलाने जा ही रहा था कि तभी मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने अपना फ़ोन निकाला तो पाया कि रमन का कॉल आ रहा है। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया तो सामने से रमन ने कहा, सुन, तुझे सिगरेट पीने की आदत है ना, पर वहाँ मुर्दाघर के बाहर सिगरेट मत पीना। अगर पीना ही है तो थोड़ा दूर जाकर पीना सिगरेट। इस पर मैंने रमन से कहा, क्या टाइमिंग है बॉस, अभी मैं सिगरेट सुलगाने जा ही रहा था, पर यहाँ सिगरेट क्यों नहीं पीना है। इस पर रमन बोला, वहाँ वो सब छोड़, तू बस इतना जान ले कि वहाँ सिगरेट नहीं पीना है। इतना कहकर रमन ने फ़ोन कट कर दिया, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे रमन मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। खैर, उसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। वहाँ से थोड़ा दूर हटकर सिगरेट जलाया और वहीं पर सिगरेट पीकर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। रात हर पल गहराती जा रही थी और जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे ठंड भी अपना रंग दिखाना चालू कर रही थी। पहले तो ठंड ज़्यादा थी ही, पर अब इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई कि मेरे बर्दाश्त के बाहर होने लगा। मैंने तय किया कि आसपास से कहीं लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता हूँ। आग ताप कर शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और आसपास के पेड़ों से थोड़ी बहुत पतली पतली टहनियों को तोड़कर वापस अपनी कुर्सी के पास आ गया और ज़मीन पर टहनियों को सजाकर जेब से लाइटर निकाला और आग जलाने लगा। पर क्योंकि ओस की वजह से सारी टहनियाँ भींगी हुई थी, इसलिए उनसे आग जल नहीं रही थी। लेकिन बहुत मुश्किल से किसी तरह मैंने उन टहनियों को आग लगा ही दिया और मुर्दाघर के बाहर अपनी कुर्सी पर बैठकर आग तापने लगा। ठंड के मौसम में वो आग दवा का काम कर रही थी। आग ताप कर सुकून मिल रहा था। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि आज तो मैंने रमन का काम कर दिया, मगर कल से मैं नहीं करूँगा और किसी न किसी बहाने से उसे मना कर दूंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी ठीक मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, आग बुझाओ जल्दी, हमें तकलीफ हो रही है। मैंने तुरंत पीछे पलटकर देखा, मगर पीछे मुर्दाघर के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था, ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। तो फिर आवाज़ किसने दी होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और मुर्दाघर के दोनों बगल झांकने लगा। कहीं कोई है तो नहीं, मगर वहाँ सच में कोई नहीं था। मुझे काफ़ी हैरानी हुई, मगर फिर मैंने सोचा हो सकता है शायद ये मेरा वहम होगा। इतना सोचकर मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और आग तापने लगा। अभी मैं आग ताप ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया।
कंधे पर हाथ महसूस होते ही मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो आदमी यहाँ आया कहाँ से, क्योंकि वहाँ आसपास उस मुर्दा घर के अलावा दूसरा कोई घर नहीं था। अगर था तो सिर्फ घना जंगल। तो ऐसे में ये आदमी कहाँ से आ गया? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, यहाँ पर आंख क्यों जलाया तुमने? तुम नहीं जानते हमें तकलीफ होती है। इस पर मैंने कहा, तकलीफ? पर आपको क्या तकलीफ होती है और आप रहते कहाँ हैं? तो इस पर उस आदमी ने कहा, ये मुर्दा घर, यही तो मेरा घर है। इतना कहकर वो आदमी मुर्दा घर की तरफ जाने लगा और मुर्दा घर के दरवाजे पर जाकर एक दफा मेरी ओर देखते हुए मुर्दा घर के अंदर घुस गया। मेरा रोम रोम कांप उठा, क्योंकि जिस दरवाजे से होकर वो आदमी घर के अंदर गया था उस दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी मेरे पास थी। वो आदमी दरवाजे के आर पार होकर मुर्दा घर के अंदर चला गया। मगर ये कैसे हो सकता है? कोई आदमी दरवाजे के आर पार कैसे जा सकता है? मुझे समझ आ गया था कि मेरा यहाँ रुकना कतई ठीक नहीं होगा, जिस वजह से मैं भागते हुए सीधे अपने घर पहुंचा और सुबह होते ही घर से बाहर निकला। बाद में जब मैंने इस बात का जिक्र रमन से किया तो उसने कहा, मैंने तुझे वहाँ सिगरेट पीने से इसलिए मना किया था क्योंकि उन मुर्दों को आग बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मुझे ये नहीं पता था कि तू आग जलाएगा, वरना मैं इसके लिए भी तुझे मना कर देता। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस मुर्दा घर के पास नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।